यह फिल्म बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र सवारी एवं माल डिब्बा अजनी द्वारा मध्य रेल के नागपुर मंडल स्थित कोच केयर कॉम्प्लेक्स अजनी में बनाई गई है। इस फिल्म में गाड़ी क्रमांक 12290/12289 नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के प्राइमरी अनुरक्षण की जानकारी समायोजित की गई है। इस ट्रेन में ICF हाइब्रिड बोगी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सेकेंडरी सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग की जगह एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले सभी प्रशिक्षुओं के ज्ञानवर्धन हेतु उपयुक्त सिद्ध होंगी। इस फिल्म को वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता तथा मंडल यांत्रिक अभियंता नागपुर मध्य रेल के मार्गदर्शन में बनाया गया है। किसी भी गाड़ी के परीक्षण के पहले उस लाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जिस हेतु डेंजर बोर्ड लगाया जाता है और यहाँ डेंजर बोर्ड 60 फीट की दूरी पर लगाया जाता है तथा सेंटिंग मास्टर से लाइन लॉग बुक पर हस्ताक्षर लेके उस लाइन को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि गाड़ी के कार्य करने के दौरान कर्मचारी तथा गाड़ी की सुरक्षा उपलब्ध रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कार्यरत टेक्नीशियन है जो दुरंतो गाड़ी का अनुरक्षण करेंगे। इन्होंने हेलमेट पहना है तथा यूनिफॉर्म है तथा पैरों में शूज पहना है। ये सब चीज़ें अति आवश्यक है, क्योंकि फिट लाइन पे कार्य के दौरान अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये टूल्स है, जैसे कि मेजरिंग टेप, टायर डिफेक्ट गेज, रिंग पाना तथा डिफरेंट साइज के डबल एंडेड स्पैनर, पाइप रेंज, और ये जो ACP की है जो ACP के भी काम में आती है तथा ऑपरेटिंग हैंडल खोलने के भी काम में आती है। हैमर, टॉमी बार तथा ये स्प्रिंग बैलेंस गेज, जो कि ACP का जो पुलिंग फोर्स है ये चेक करने हेतु इसकी आवश्यकता करना होता है, तब ये टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सेंटर बफर कपलर वाली गाड़ी है, इसमें CBC लगा है और ये S टाइप टाइट लॉक CBC कपलर है। ये नकल है, ये फीमेल गार्ड आर्म तथा मेल गार्ड आर्म। इसमें जो फीमेल तथा मेल गार्ड आर्म दिया है, इसका हमें एंटी क्लिम्बिंग फीचर का कार्य करता है। एक कोच से दूसरे कोच में जब हम कपल करते हैं तब इसमें वर्टिकल स्लाइड की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और जिसकी वजह से ट्रेन पार्टिंग नहीं होता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस है, जिसे कि ज़्यादातर कर्मचारी ऑपरेटिंग हैंडल के नाम से जानते हैं। इसका टेक्निकल नाम है मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस। और ये मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस सेल्फ लॉक रहता है। ये इसका लॉक सिस्टम है, इसे चाबी द्वारा लॉक किया जाता है। उस दौरान इसे हमें सबसे प्रथम खोलना पड़ता है, जैसे कि अभी आपको दिखाएंगे कि कैसा खोला जा रहा है। देखिए इसका ऑपरेटिंग हैंडल का ये लॉक खुल चुका है, और अब हम इसका ऑपरेटिंग हैंडल को जो मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये जो लॉकिंग पिन आप देख रहे हैं, ये लॉकिंग पिन जो तार से बंधा है इसे भी निकालना है। ये देखिए लॉकिंग पिन निकाला जा रहा है। अब हम मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस अनकपल करके इसको CBC को अनकपल करेंगे। देखिए CBC अनकपल हो रहा है। अभी ये CBC अनकपल हो गया। इस अवस्था में हमारे रोटरी लॉक लिफ्टर की पोजीशन जो है वो देखिए इंक्लाइन पोजीशन है, तथा जो टेल स्लॉट रहता है वो अंदर है। अभी ये अनकपल अवस्था में, जब भी इसे हम कपल करेंगे तो हमें जो चीज़ें सुनिश्चित करना है वो आगे अभी आपको बताया जाएगा। इसे कपल करिए। देखिए अभी ये CBC कपल हो गया है। इस कपल अवस्था में ये जो रोटरी लॉक लिफ्टर असेंबली है, इसकी जो रिब है ये ज़मीन के सीध में है, तथा ये टेल स्लॉट विजिबल है। और ये टेल स्लॉट में हम पीले कलर का पेंट लगा देते हैं, जो कि क्लियर विजिबल रहता है। और अभी ये सुनिश्चित हो गया कि हमारा CBC पूरी तरीके से कपल हो गया। और पश्चात अब हम इसमें लॉकिंग पिन इंसर्ट करेंगे। ये लॉकिंग पिन इंसर्ट किया जा रहा है। इस लॉकिंग पिन को इंसर्ट करने के पश्चात तार से बांधेंगे, ताकि रनिंग में जो ऑसिलेशन होते हैं उस दौरान वो बाहर ना निकल पाए। अभी हमने लॉकिंग पिन को तार से सिक्योर कर दिया है। अब इसके पश्चात हम ये जो ऑपरेटिंग हैंडल का लॉक है इसे लॉक करेंगे पूरी तरीके से। देखिए अब ये लॉक हो रहा है, और इसका ये जो स्लॉट है ये ऊपर आके ये जो ऑपरेटिंग हैंडल है मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का, इसको अभी उसने सिक्योर कर दिया। ये पूरी तरीके से टाइट होने के पश्चात अब हम इसका जो ये मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का ऑपरेटिंग हैंडल है इसको उठाएंगे तो भी ये उठेगा नहीं। मतलब सेक्शन में किसी भी फॉरेन पार्टिकल से हीट होकर इसके ऑपरेट होने की संभावना खत्म हो गई है। ये जो CBC सपोर्टिंग डिवाइस जो है, CBC सपोर्टिंग डिवाइस में हमारे ये जो 4
कॉइल स्प्रिंग लगे हैं ये अपनी जगह पे व्यवस्थित लगे हुए होना चाहिए तथा कोई भी स्प्रिंग हमारा ब्रोकन नहीं होना चाहिए, इसको हम चेक करेंगे। नीचे में हमारा CBC में ये सैंक वेयर प्लेट लगा रहता है जो कि 6 mm की सैंक वेयर प्लेट रहती है और ये इसमें 5 mm का घिसाव परमिसेबल है। इसे भी हम चेक करेंगे कि ये अपनी जगह पे व्यवस्थित लगी हुई है। अब हम रनिंग गियर का परीक्षण करेंगे। रनिंग गियर में हमारे व्हील तथा एक्सल आते हैं। इसके परीक्षण के दौरान हम व्हील के प्रोफाइल को चेक करेंगे। व्हील के प्रोफाइल को चेक करने के दौरान अगर हमें कोई डिफेक्ट ऐसा लगता है कि इसमें आया है तो हम टायर डिफेक्ट गेज अप्लाई करके इस व्हील को चेक करेंगे कि हमारे जो डिफेक्ट पे डाउट था वो डिफेक्ट तो नहीं है। जब हम ये टायर डिफेक्ट गेज अप्लाई करेंगे तब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टायर डिफेक्ट गेज उसमें अप्लाई हो गया और वो डिफेक्ट दर्शा रहा है। ऐसे चक्के को हम सर्विस से निकालेंगे, मतलब ये ऐसे कोच को हम सीख करेंगे फॉर व्हील डिफेक्ट हेतु। साथ ही साथ हम 5 जो नए व्हील डिफेक्ट आए हैं जो कि फाइबर ब्रेक लग की वजह से हो रहे हैं, जो कि सेल ट्रेड, स्प्रेड रिम, सैटर्ड रिम, थर्मल क्रैक, हीट चेक, उसको भी विजुअली आंखों से चेक करेंगे। डाउट के आधार पर और कंफर्मेशन करने के पश्चात ऐसे भी चक्कों को हम सर्विस से बाहर निकालेंगे, मतलब कोच को सीख करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये एक्सल को चेक करेंगे कि कहीं ये एक्सल लूज तो नहीं है। लूज एक्सल देखने के लिए हमें यहाँ नज़र डालना पड़ेगा और यहाँ से हमें लूज एक्सल के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि एक्सल हमारा कहीं बेंड तो नहीं है या कहीं क्रैक तो नहीं है। कभी कभी हमें डाउट होता है तो ऐसी जगह को हम साफ करेंगे अच्छी तरीके से और चेक करेंगे कि ये क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक है या लूज एक्सल है तो ऐसे भी व्हील को सर्विस से निकालेंगे। अब हम ब्रेक गियर से संबंधित जितनी भी हमारी फिटिंग्स है उसका परीक्षण करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्रेकिंग हैंगर का ब्रैकेट है जो कि बोगी हेड स्टॉक पे लगा है तथा ये सेफ्टी वायर रोप का ब्रैकेट है। इसका परीक्षण करेंगे। अक्सर इसमें क्रैक्स हमें मिलते हैं, इसको हम चेक करेंगे कि कहीं कोई क्रैक्स तो नहीं है। ये हमारा ब्रेक बीम हैंगर है, ये ब्रेक शू है तथा इसमें ब्रेक ब्लॉक लगा है। ये ब्रेक ब्लॉक की, ब्रेक ब्लॉक स्प्लिट पिन, ये ब्रेक शू एडजस्टर बोल्ट, ये ब्रेक बीम है हमारा। इसको हम चेक करेंगे कि कहीं कोई क्रैक या बेंड वगैरह तो नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे। ये वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर देख रहे हैं आप, ये जो है वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर, इसे जेड लीवर बोला जाता है, इसे भी हम चेक करेंगे। ये जो हमारा कर्व पुल रॉड है इसे हम चेक करेंगे। ये कर्व पुल रॉड हमारा AC तथा नॉन AC कोचेस में अलग अलग साइजेस के लगते हैं। ये सब चीज़ें हम सुनिश्चित करेंगे। अगर हमें कई जगह हम टैपिंग करके देखते हैं कि हमारी फिटिंग सही है कि नहीं, जैसे कि कई बार इसमें जो नायलॉन के बुशेस कटे रहते हैं उसकी सुनिश्चित करने के लिए हम टैपिंग करके देखते हैं। अगर लूजनेस दिख रहा है तो हम समझते हैं कि इसमें नायलॉन बुश या कहीं तो भी कोई प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करेंगे। ये सेंटर पिवट है। सेंटर पिवट जो है टॉप तथा बॉटम सेंटर पिवट है। ये 4 नट बोल्ट के द्वारा बांधा रहता है। ये चारों नट बोल्ट को हम चेक करेंगे इनके टाइटनेस के लिए तथा ये इसकी जो लॉकिंग प्लेट है इसके टैप प्रॉपरली मुड़े हुए होना चाहिए। तत्पश्चात हम नीचे में देखेंगे कि सेंटर पिवट का जो कवर है ये कवर लगा हुआ होना चाहिए। कवर अगर मिसिंग है तो दूसरा कवर ला के लगाएंगे। इसके अंदर में सेंटर पिवट की क्वार्टर स्प्लिट पिन द्वारा लगी हुई रहती है। पश्चात हम ये एंकर लिंक जो है, जो एक ट्रॉली में डायगोनली लगे रहते हैं, एंकर लिंक को चेक करेंगे। एंकर लिंक अक्सर यहाँ से क्रैक मिलते हैं, उसको चेक करेंगे कि कहीं क्रैक तो नहीं है। तथा ये जो इसमें 24/180 के जो बोल्ट लगे, ये मॉडिफाइड एंकर लिंक होने की वजह से इसको हम इसके टाइटनेस हेतु चेक करेंगे। ये एक कोच में 2 लगी रहती है, एक ट्रॉली में 2 लगी रहती है डायगोनली। साथ ही साथ ये जो साइड बेरर की जो हाउसिंग है इसको हम चेक करेंगे तथा ये साइड बेरर का जो ब्रैकेट है यहाँ से कई बार क्रैक्स मिलते हैं, इसको चेक करेंगे। अगर क्रैक है तो इसको वेल्डिंग द्वारा अटेंड। ये हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है जो कि एक कोच में 4 ब्रेक सिलेंडर रहते हैं, यानी हर एक्सल पे एक ब्रेक सिलेंडर दिया रहता है। इसको हमको चेक करना है। इसमें चेक करना हमें कि जो इसके ये जो 4 फाउंडेशन बोल्ट है, ये चारों फाउंडेशन बोल्ट अपनी जगह पे व्यवस्थित तरीके से टाइट है, ये हमें इंश्योर करना है। इसके अंडर फ्रेम में लगे हुए जो भी हमारे पार्ट्स है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बैटरी बॉक्स है, इसको इसके प्रॉपर सिक्योरिंग हेतु चेक करेंगे। ये रिजल्ट टैंक है, ऑक्सिलरी रिजल्ट टैंक, इसको इसके प्रॉपर सिक्योरिंग के लिए हम चेक करेंगे। ये CDTS का रिटेंशन टैंक है, इसको भी सिक्योरिंग के लिए हम चेक करेंगे, प्रॉपर सिक्योरिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये जो कॉमन पाइप ब्रैकेट जो भी हमारा अंडर फ्रेम में लगा है, इसके साथ में कि CR तथा डिस्ट्रीब्यूटर वाल हमारे लगे रहते, इसको भी इसके प्रॉपर इनके लिए सिक्योर करेंगे, क्योंकि ये पुर्जे रनिंग में नीचे गिरना नहीं चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करना जरूर अति आवश्यक है। साथ ही साथ हम कोच के टर्न अंडर में हम करोजन या कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, इसे तो चेक करेंगे। 2 टाइप का सस्पेंशन अरेंजमेंट होता है, एक प्राइमरी सस्पेंशन होता है और दूसरा सेकेंडरी। अभी हम प्राइमरी सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सस्पेंशन हमारा ये जो एक्सल बॉक्स विंग देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लगा हुआ रहता है,
एक्सल बॉक्स विंग में ये हमारा एक्सल बॉक्स स्प्रिंग है। इसके अंदर में हाइड्रोलिक डैशबोर्ड सिस्टम है, जिसमें कि हम ये एयर वेंट स्क्रू खोल के लुब्रेक्स ऑयल फिल करते हैं तथा उसका लेवल 40 mm मेंटेन करना है हमें। ये जो देख रहे हैं आप, ये हाइटल वॉशर है, ये अपर हाइटल वॉशर, तथा ये जो देख रहे हैं आप, ये नीचे में ये बॉटम हाइटल वॉशर है। ये हाइटल वॉशर अपर तथा बॉटम एक दूसरे से इंटरचेंजेबल नहीं है, ये दोनों अलग अलग साइजेस के रहते हैं। इसका इनर डाया जो है अलग अलग रहता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्सल बॉक्स क्राउन है। ये एक्सल बॉक्स क्राउन मतलब जो हम कोच में एक क्लियरेंस मेंटेन करते हैं, वो ये दूरी को बोलता जाता है कि एक क्लियरेंस। ये एक क्लियरेंस अलग अलग प्रकार के कोचेस के लिए अलग अलग दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्सल बॉक्स सेफ्टी स्ट्रैप है तथा ये सेफ्टी लूप है। सेफ्टी स्ट्रैप तथा सेफ्टी लूप गाड़ी में लगे हुए होना चाहिए। और ये एक्सल बॉक्स विंग का जो लग है, इसके तथा लूप के बीच में 40 mm का क्लियरेंस मेंटेन रहना चाहिए। कभी कभी ये क्लियरेंस कम ज़्यादा होता है, उस स्थिति में ये जो इसके एडजस्ट करने के लिए होल दिए, इसको ऊपर नीचे करके वो क्लियरेंस हम 40 mm मेंटेन करते हैं। ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन का अरेंजमेंट है। हम एक्सल बॉक्स को कहीं क्रैक तो नहीं है, यह चेक करने के लिए इस तरीके से सुनिश्चित करते हैं। ये देखिए, आपने हथौड़ी मार के हमने इसके साउंड से इसको पहचाने। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये दो एक्सल बॉक्स की जो कॉइल है, इसके बीच में गैप होना चाहिए। अगर ये सब कॉइल एक दूसरे से चिपक गई है तो ये एक्सल बॉक्स स्प्रिंग वीक माना जाता है। ऐसे स्प्रिंग को बदलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कोच में दो सस्पेंशन अरेंजमेंट होते हैं, एक प्राइमरी तथा सेकेंडरी। अब हम सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि हम हाइब्रिड ट्रॉली जो दुरंतो में लगी है, उसके ऊपर ये वीडियो फिल्म बना रहे हैं। हाइब्रिड ट्रॉली मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सस्पेंशन में आईसीएफ कोच में जो कॉइल स्प्रिंग रहते थे, उसकी जगह हमने एयर स्प्रिंग का प्रावधान किया। ये एयर स्प्रिंग का बेलो है और ये उसकी क्रेडल प्लेट है। क्रेडल प्लेट जो है एयर स्प्रिंग की, ये 4 नट बोल्ट के द्वारा टाइट की जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए हर परीक्षण के दौरान कि ये अपनी जगह पे पूरी तरीके से टाइट है। ये वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर है और इसका जो लोअर प्लैंक है, ये जो लोअर प्लैंक आप देख रहे हैं, ये लोअर प्लैंक फिक्स है, वेल्डेड है। ये फिक्स होने की वजह से इसमें जो अंदर में इक्विलाइजिंग स्टेरॉइड लगते हैं जो लेटरल मूवमेंट को अरेस्ट करने के लिए, उसका प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ ये जो वॉल देख रहे हैं, इसको प्रेशर लेवलिंग वॉल या लिमिटिंग वॉल कहा जाता है। ये प्रेशर लेवलिंग वॉल में एफपी के द्वारा जो 6 kg का हमारा प्रेशर आता है, वो इसके द्वारा होते हुए एयर स्प्रिंग को चार्ज करता है और ये इसका लेवल मेंटेन करता है। और ये प्रेशर लेवलिंग वॉल के लिए जो है सेफ्टी ब्रैकेट हमने सेफ्टी गार्ड टाइप का लगाया है, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल रनिंग के दौरान, जैसे गिट्टी आदि कोई भी चीज़ उड़ के ये प्रेशर लेवलिंग वॉल को डैमेज ना करे। क्योंकि प्रेशर लेवलिंग वॉल अगर हमें सेक्शन में ख़राब हो जाता है और ये डैमेज होकर टूट जाता है तो इसे बदलना पड़ेगा। और अगर हम बदल नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में हमें एयर स्प्रिंग को आइसोलेट करना पड़ता है। और जब भी एयर स्प्रिंग आइसोलेट कराया जाता है तो गाड़ी की स्पीड 60 km/h हो जाती है, जो कि भारतीय रेलवे की पंक्चुअलिटी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए ये सेफ्टी ब्रैकेट या सेफ्टी गार्ड जो है, ये अपनी जगह पे व्यवस्थित लगा होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इक्विलाइजिंग लिंक है, इसका इंस्टॉलेशन लीवर जो बोलते हैं। इससे हमारा बी क्लियरेंस मेंटेन रहता है। ये जो बी क्लियरेंस जो आप देख रहे हैं, बोगी बोलस्टर तथा ये बोगी सोल बार के बीच की दूरी है, इसे बी क्लियरेंस बोला जाता है। यह सभी प्रकार के कोचेस में 40 mm ±5 mm रहता है और इसे हम 3 जगह मेजर करते हैं, एक सेंटर में तथा 2 कॉर्नर में। ये इक्विलाइजिंग लिंक जो है, इसका इंस्टॉलेशन लीवर, इसे बार बार छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एकदम जब कभी आवश्यकता हो तभी इसे छेड़ना चाहिए। इसे छेड़छाड़ करने से ये जो बोगी क्लियरेंस है, ये डिस्टर्ब होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग लगा है। ये एयर स्प्रिंग एक बोगी में 2 रहते हैं, एक लेफ्ट साइड तथा दूसरा राइट साइड में रहता है। और इनके लिए इंडिविजुअल 40 लीटर के ये ऑक्सिलरी रिजर्व टैंक है। ये ऑक्सिलरी रिजर्व टैंक में 40 लीटर एयर हरदम ऑलवेज भरी रहती है, जो कि फीड पाइप के द्वारा आती है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं जो डुप्लेक्स चेक वाल, इसे डुप्लेक्स चेक वाल या डबल चेक वाल भी कहा जाता है। इसका कार्य ये है कि जब हमारी गाड़ी कर्वेचर पे रहती है और किसी एक एयर स्प्रिंग में दूसरे एयर स्प्रिंग के कंपेरिजन में 1.5 kg का प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, उस समय ये डबल चेक वाल ऑटोमेटिकली ओपन होता है तथा दूसरे स्प्रिंग की एयर, जिस स्प्रिंग में एयर कम है उसमें भेज के इसको एक लेवल मेंटेन करता है। जैसा कि हमने बताया आपको अभी ये एयर स्प्रिंग के बारे में, ये देखिए इसका ये एफपी का जो ब्रांच पाइप है, ब्रांच पाइप के द्वारा ये इसकी प्रेशर की पाइपलाइन है। ये प्रेशर लेवलिंग वॉल के थ्रू एयर स्प्रिंग को चार्ज कर रहा है, साथ ही साथ एयर को चार्ज कर रहा है। और मैंने बताया था कि ये इसका लोअर प्लैंक जो है फिक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए इक्विलाइजिंग स्टेरॉइड का इसमें प्रावधान नहीं है। फिर भी इसमें लेटरल शॉक ऑब्जर्वर का प्रावधान दिया है, जो कि डायगोनली एक ट्रॉली में 2 लगे रहते हैं। ये है इसका लेटरल शॉक ऑब्जर्वर। हमें ये भी चेक करना है कि ये व्यवस्थित कार्य कर रहा है तथा इसकी जो नट बोल्ट है इससे प्रॉपरली सिक्योर।
इस गाड़ी में टॉयलेट का जो सिस्टम है वो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम है। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम मतलब स्टेशन प्रेमाइसेस को क्लीन रखना चाहिए, इसीलिए हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया भारतीय रेलवे में। ये टॉयलेट के लिए हर टॉयलेट में एक सेपरेट पैनल रहता है उस टॉयलेट के कार्य करने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम पे कार्य करता है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइट ब्लिंक हो रहा, मतलब 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। तथा ये जो ये आप पाइप देख रहे हैं इसके द्वारा 4 से 6 kg का फिट पाइप का सप्लाई, ये दोनों चीज़ मिलने पर ये सिस्टम कार्य करता है। ये इसका प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर है, ये सोलोनाइड वाल है तथा ये वाटर प्रेशराइजर है। वाटर प्रेशराइजर का कार्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल करता है उसके बाद जब वो फ्लश बटन दबाता है तो 2.5 लीटर पानी प्रेशर के साथ में आता है और वो जो गंदगी है उसको रिटेंशन टैंक में स्टोर कर भेज देता है। अब हम आपको रिटेंशन टैंक वाले उसकी जानकारी देंगे। ये CDTS का रिटेंशन टैंक है, इसकी कैपेसिटी 45 से 50 लीटर होती है। इसमें 2 फ्लैपर वॉल लगे रहते हैं, एक टॉप फ्लैपर वॉल तथा दूसरा बॉटम फ्लैपर वॉल। जैसा कि हमने बताया कि किसी व्यक्ति के टॉयलेट का इस्तेमाल करने के पश्चात वो प्लस बटन दबाएगा, 2.5 लीटर पानी के साथ में जो गंदगी है वो लिक्विड फॉर्म में ये रिटेंशन टैंक में जमा होती है। तो उस समय ये टॉप फ्लैपर वॉल अपनी जगह से हट के वो गंदगी को रिटेंशन टैंक में जमा करता है। इसी प्रकार जब इस टॉयलेट का 5 व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं तब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है और तत्पश्चात जब गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है उस दौरान ये जो बॉटम स्लाइड वॉल है ये कुछ सेकंड के लिए ओपन होता है और ये गंदगी जो है बॉटम फ्लैपर वॉल के द्वारा डिस्चार्ज हो जाती है तथा बॉटम फ्लैपर वॉल अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली बंद होता है। अंडर गियर परीक्षण के पश्चात हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे हम कहते हैं एयर ब्रेक टेस्टिंग तथा ब्रेक पावर एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहला कार्य हमारा विजुअल परीक्षण का होता है। विजुअल परीक्षण के दौरान हम ये डीवी को मैनुअल रिलीज करते हैं तथा ये एयर को कम्प्लीटली ड्रेन करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोई हमारे जैसे आइसोलेटिंग कॉक, ये डर्ट कलेक्टर तथा ये नॉन रिटर्न वॉल, इनकी फिटिंग्स को चेक करते हैं कि ये अपनी जगह पे व्यवस्थित है तथा कोई आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेट नहीं है। साथ ही साथ हम ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है जो कि ये एयर स्प्रिंग के लिए गया हुआ फ्लेक्सिबल पाइप है तथा ये ब्रेक सिलेंडर में BP का प्रेशर गया हुआ फ्लेक्सिबल पाइप है, इसे हम चेक करते हैं कि ये कहीं टूटे मुड़े हुए नहीं होना चाहिए। विजुअल परीक्षण के दौरान हमें ये हैंड ब्रेक चेक करना चाहिए। यह हैंड ब्रेक जैसे कि SLR में ही रहते हैं, कोचेस में नहीं रहते। ये हैंड ब्रेक का व्हील है तथा इसकी ये जो ऑन ऑफ पोजीशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी हैंड ब्रेक ऑन कर रहा हूँ तो ये हैंड ब्रेक लग रहा है। ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हैंड ब्रेक सही अवस्था में लग रहा है तथा ढीला तो नहीं है। ये ढीला नहीं रहना चाहिए, ये प्रॉपरली लगा हुआ रहना चाहिए। हैंड ब्रेक भी हम विजुअल परीक्षण के दौरान इंश्योर करते हैं। ये जैसा भी हैंड ब्रेक खुल चुका है। विजुअल परीक्षण के पश्चात जब हमारा एयर ब्रेक टेस्टिंग का कार्य शुरू होता है उसे हमें कंप्रेस्ड एयर चाहिए। कंप्रेस्ड एयर के लिए ये जो आप देख रहे हैं कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर स्टार्ट करके हम कंप्रेस्ड एयर बनाते हैं जो कि मेन रिजर्वायर टैंक हमारा लगा हुआ रहता है, उसमें हम इसका प्रेशर स्टोर करते हैं जो कि 8 से 10 kg प्रेशर रहना चाहिए। इसके पश्चात उस प्रेशर को हम रेक टेस्टिंग में सप्लाई करते हैं। ये हमारा रेक टेस्टिंग मशीन है, इसमें आप देख रहे हैं ये FP गेज लगा है, ये MR गेज है तथा यह BP गेज है। MR गेज जो प्रेशर दर्शा रहा है वो जो हमारा कंप्रेसर द्वारा जो मेन रिजर्व टैंक में जो प्रेशर है वो दर्शा रहा है। BP गेज हमारा जो BP पाइपलाइन के द्वारा हमारा कोच में जो ट्रेन में जो प्रेशर गया वो दर्शाता है तथा जब हमारा FP के का प्रेशर जब ट्रेन में सप्लाई होता है तो ट्रेन का प्रेशर ये इस गेज में दर्शाता है। ये जो है जिसे बोलते हैं हम A9 वॉल्व, इसी के द्वारा हम गाड़ी में प्रेशर ड्रॉप तथा रिलीजिंग का कार्य करते हैं। अब हम सिंगल पाइप टेस्ट करेंगे। सिंगल पाइप टेस्ट के दौरान हमारा जो FP का कॉक है सामने वाला ये बंद रहेगा, पीछे BP तथा FP के एंगल कॉक दोनों बंद है। अभी आप देख रहे हैं कि केवल BP का एंगल कॉक खुला है तथा RTR द्वारा हम BP का सप्लाई गाड़ी में भेजें। इस दौरान हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे ट्रेन में केवल BP के गेज में प्रेशर दर्शाना चाहिए, FP के गेज में प्रेशर नहीं दिखाना चाहिए। यदि FP के गेज में प्रेशर दर्शा रहा है तो इससे साबित होता है कि हमारे रेक में किसी न किसी कोच का कोई तो भी NRV डिफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि सिंगल पाइप टेस्ट हम फॉर डिटेक्टिंग डिफेक्टिव NRV हेतु करते हैं। जब हम ये सुनिश्चित कर लेते कि हमारे FP का प्रेशर 0 है, केवल BP में प्रेशर दर्शा रहा है, इसका मतलब हमारी सिंगल पाइप टेस्ट ओके। अब हम आज के रेक का इनिशियल लीक टेस्ट देखेंगे। मतलब ये है कि आज हमारी गाड़ी जो आई है उसमें लीकेज रेट कितना है। इसके लिए हम पहले RTR के द्वारा रेक टेस्टिंग के द्वारा जो गाड़ी में सप्लाई जा रहा है उसे बंद करेंगे। पश्चात ये जो BP तथा FP का एंगल कॉक है ये भी बंद करेंगे और ये जैसे दोनों बंद करेंगे हम
अभी देखिए आप ये दोनों एफसी तथा डीसी का अंदर का बंद कर दिए है। मतलब अब प्रेशर केवल हमारे ट्रेन में है और उसे कहीं से भी हम सप्लाई नहीं दे रहे। इस दौरान हम ब्रेक में गार्ड के डब्बे में जाके गेज में यहाँ सुनिश्चित करेंगे। प्रथम हम जो बीपीए तथा एफसी के गेज की जो नीडल है उसको स्थिर होने के लिए 1 मिनट का समय देंगे। तत्पश्चात हम उसका बीपी तथा एफपी का जो प्रेशर का रीडिंग नोट करेंगे। उसके पश्चात 3 मिनट के लिए स्टॉप वॉच लगाएंगे और यह चेक करेंगे कि 3 मिनट बाद हमारा लीकेज रेट क्या है। लीकेज रेट जो कि हमें 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी तथा एफपी के लिए परमिसिबल है, लेकिन हम इसे 3 मिनट तक के लेते हैं और 3 मिनट में हमारा जो लीक रेट आया उसको भाग करके हम 1 मिनट का एवरेज निकालते हैं। जैसे कि 3 मिनट में हमारा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लीक रेट आया, इसका ही मतलब होता है कि 1 मिनट में 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी गाड़ी का इनिशियल लीक रेट है, जो कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला टेस्ट है अलार्म चेन पुल टेस्ट। जैसे कि हर एक कोच में पैसेंजर की सुविधा हेतु इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने हेतु अलार्म चेन का प्रावधान दिया गया है। ये चेन हम खींच के देखेंगे तथा इसको खींचने के लिए लगने वाला जो फोर्स है ये 7 से 10 kg रहना चाहिए। जैसा देखिए अभी 10 kg का मेरा फोर्स लगा है। इस दौरान पीएचडी ऑपरेट होना चाहिए तथा पीईएवी में लगे हुए 8 mm की चोक के द्वारा हवा जो है एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट। कोई कोच में अगर खराबी है तो हम उसे रिपेयर करेंगे। यह अलार्म चेन पुल हमारे प्रत्येक कोच के कार्यरत होना चाहिए, कोई भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए, इसकी हम सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी हमने कोच के अंदर से अलार्म चेन पुल ऑपरेट किए थे। उस दौरान ये जो आप देख रहे हैं ये पीएचडी ये ऑपरेट होता है तथा ये पीईएवी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल इसमें लगे हुए ये 8 mm के चोक के द्वारा हवा एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट होती है। इसे रीसेट करने के लिए ये एक वायर रोप दिया जाता है जिसको हम पुल करके रीसेट करते हैं। जैसा कि अब हम रेक टेस्टिंग के प्रोसीजर पे चल रहा है। इस दौरान रेक टेस्टिंग में जो सेंसिटिविटी टेस्ट का उल्लेख नहीं है, लेकिन नागपुर मंडल में हम लोग डीवी की सेंसिटिविटी टेस्ट भी जो रेक टेस्टिंग के दौरान करते हैं। इस दौरान हम रेक टेस्टिंग द्वारा जो हमारा बीपी का प्रेशर 5 kg है उसे 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कम करते हैं तथा प्रत्येक कोच का डीवी कार्य किया कि नहीं यह सुनिश्चित करते हैं। ये जैसा कि हमारा डीवी लगा है, इसका कार्य सुनिश्चित करने हेतु हम ये देखते हैं कि ब्रेक अप्लाई हो चुके हैं तथा कुछ थोड़ा सा पिस्टन ट्रैवल होकर बाहर आया। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे डीवी सेंसिटिविटी टेस्ट में ओके। इसी प्रकार से हम प्रत्येक कोच का सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और अगर किसी डीवी ने सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान कार्य नहीं किया है, ऐसे डीवी को हम प्रथम तो अटेंड करते हैं। अगर अटेंड करने के पश्चात भी वो कार्य नहीं कर रहा है, उसके पश्चात हम ये डीवी को चेंज करते हैं। अब हमारा अगला टेस्ट है ब्रेक पावर टेस्टिंग, जिसके दौरान हम फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट के दौरान हम पिस्टन स्ट्रोक मेजर करते हैं। इस दौरान हम आरटीआर द्वारा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करते हैं तथा यह चेक करते हैं कि ये पिस्टन स्ट्रोक हमारा कितना है, जो कि जीएस तथा एसएलआर कोचेस में 40 mm होना चाहिए। उसके अलावा अन्य प्रकार के जो कोचेस है उसमें 32 mm होना चाहिए। अगर ये कम ज़्यादा है तो हम इसको ये लॉक पिन द्वारा ये रैचेट को खोलते हैं, लॉक पिन खींच के खोलते हैं तथा ये मैन्युअली इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसको मैन्युअल एडजस्टमेंट करने के पहले हमें इसको रिलीज करना पड़ता है। तत्पश्चात हम इसको मैन्युअली एडजस्ट करके रिक्वायर्ड हमारा जो पिस्टन स्ट्रोक है उसे बनाते हैं। साथ ही साथ हमें इस दौरान हर एक डीवी का रिलीज टाइम नोट करना है, जो कि 15 से 20 सेकंड होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा 1.5 kg प्रेशर पे गाड़ी है और इस दौरान हमारे अभी ब्रेक लगे हुए हैं। अब हम इसे रिलीज करेंगे, डीवी को आरटीआर द्वारा रिलीजिंग का इंस्ट्रक्शन देंगे तथा उसको चार्जिंग स्टेज में लाएंगे। पश्चात हम देखेंगे कि ये रिलीज टाइम हमारा कितना होता है, जो कि हमारा 15 से 20 सेकंड होना है। जैसा कि देखिए अभी आरटीआर से रिलीज कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्रेक्स हमारे रिलीज हो गए और ये 15 से 20 सेकंड होना चाहिए। सभी कोचेस का डीवी का रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकंड होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक आध दो कोच में अगर 20 सेकंड से अधिक जैसे कि 35 से 40 सेकंड हो रहा है, तो सेक्शन में जब हमारी ट्रेन ट्रैवल होंगी तो वो कोचेस हमारे 15 से 20 सेकंड जाम चलेंगे, जिससे कि ब्रेक बाइंडिंग की संभावना बनी रहती है या फ्लैट टायर भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट का कार्य समाप्त हो चुका है। अब अगला टेस्ट हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सामने के एसएलआर में बीपी गेज में प्रेशर जो अभी हम देख रहे हैं कि 5 kg दिखा रहा है तथा एफपी गेज में 6 kg दिखा रहा है। इसी अनुसार हम पीछे वाले एसएलआर में भी दोनों गेज को चेक करेंगे तथा प्रेशर की मात्रा को भी सुनिश्चित करेंगे। पश्चात कंटिन्यूटी टेस्ट आगे से पीछे एयर प्रेशर की कंटिन्यूटी चेक करने हेतु किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गार्ड इमरजेंसी प्रेशर एग्जॉस्ट वाल है, इसके द्वारा प्रेशर
पीछे वाले बीपी के गेज में सुनिश्चित करेंगे कि बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तथा नीचे उतरकर यह देखा जाएगा कि ट्रॉली में जो हमारा ब्रेक सिस्टम है उसमें ब्रेक लगे। यह प्रक्रिया आगे से पीछे एक बार की जाती है तथा पीछे वाले छोर से आगे वाले छोर में एक बार की जाती है। यह हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट है। इससे यह इंश्योर हो गया कि हमारा किसी भी कोच में बीच में कहीं पे भी क्रॉस कनेक्शन नहीं है। यह टेस्ट समाप्त होने के पश्चात अगला टेस्ट हमारा फाइनल लीकेज टेस्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हम इनिशियल लीकेज टेस्ट करते, उसी प्रकार से हम फाइनल लीक टेस्ट करते तथा हम फाइनल लीक टेस्ट में जो हमारा लीकेज रेट है वो चेक करते। यह लीकेज रेट आज के गाड़ी का हमारा लीकेज रेट माना जाता है और इसे हम ग्राफ बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लीकेज रेट समाप्त होने के पश्चात हमारा फाइनल ड्रॉप किया जाता है। फाइनल ड्रॉप मतलब आरटीआर द्वारा जो हमने गाड़ी में प्रेशर का सप्लाई दिए उसे बंद करते हैं तथा सामने के एफपी तथा बीपी के दोनों एंगल को धीरे धीरे खोल के पूरे ट्रेन का प्रेशर एग्जॉस्ट किया जाता है। पश्चात पीछे से हम मैनुअल रिलीज करते हुए आते हैं। मैनुअल रिलीज में डीवी को रिलीज किया जाता है मैनुअल रिलीज लीवर से, तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोच के ब्रेक ब्लॉक खुल चुके हैं। यह प्रक्रिया पीछे से आगे करते आते तथा सामने के 4 या 5 कोच को हम मैनुअल रिलीज नहीं करते, क्योंकि अगर हम पूरे रेक को मैनुअल रिलीज करेंगे तो रेक रोल डाउन होने की संभावना रहती है। जो हमने 4 या 5 कोच रिलीज नहीं किए, जब रेक को पुल करने के लिए इंजन आता है उस दौरान हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो सामने के 4 या 5 कोच रिलीज नहीं किए थे वो प्रॉपरली रिलीज हुए कि नहीं। यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हमारा पूरा टेस्टिंग का कार्य समाप्त हो गया। यही हमारा अंडर गियर तथा ब्रेक पावर टेस्टिंग का कार्य रहता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो फिल्म देख के आप लोगों की काफ़ी जानकारी बढ़ी होगी और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप फील्ड में जब अपना कार्य करेंगे तो इसको अनुसरण करते हुए अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद।